बहुत तेजी से भारत के मध्यम वर्गीय जीवन में एक नए एस्पिरेशंस, नए सपने, नए संकल्प और कुछ करने की हिम्मत देश महसूस कर रहा है। ये एक ऐसा वर्ग है जिन्हें अगर अवसर मिले तो देश को विकास की नई ऊंचाइयों पर ले जाने में कल्पना बाहर के उत्तम परिणाम दे सकते हैं। विशेषकर इस पार्श्वभूमि का जो युवा है, फर्स्ट जनरेशन रिस्क टेकिंग कैपेसिटी जिसकी सबसे ज्यादा है, ये बहुत बड़ा वर्ग है। अगर इन युवाओं को अवसर मिलेगा तो वो देश की तकदीर भी बदल देंगे, देश की तस्वीर भी बदल देंगे। पूरा विश्व ये मानता है कि भारत में हवाई यात्रा के लिए, एविएशन फील्ड के लिए विश्व में सबसे ज्यादा अवसर कहीं है तो भारत में है। बहुत पहले हमारी सोच ये बनी थी कि हवाई यात्रा ने ये राजा महाराजाओं का ही विषय है और इसलिए हमारी एयरलाइंस के साथ जो लोगो जुड़ा था वो भी महाराजा का जुड़ा था। और जब अटल जी की सरकार थी तो हमारे रूडी जी एविएशन मिनिस्ट्री में थे, तो मैंने एक दिन, तब तो मैं तो पार्टी का काम करता था, यहां हिमाचल में रहता था, तो मैं एक बार उनसे मिला। मैंने कहा, भाई क्या ये लोगों नहीं बदल सकते क्या? तो उन्होंने क्या? मैंने कहा, इससे लग रहा है कि हवाई जहाज और हवाई यात्रा ये एक ही वर्ग के लोगों के लिए है। तो उन्होंने कहा, क्या करें? मैंने कहा, कुछ मत करिए, कार्टूनिस्ट लक्ष्मण का जो कॉमन मैन है उसी लोगों में लगा दीजिए, उसकी परमिशन ले लीजिए। और मुझे खुशी है कि अटल जी की सरकार के समय उस कॉमन मैन को भी समावेश किया गया था। उस समय, जबकि मैं राजनीति में किसी पद पर नहीं था, मैं एक संगठन का काम करता था, लेकिन उस समय मेरे समझ में आता था कि ये जो सोच है राजा महाराजों वाला लोगों के साथ जुड़ी हुई, उसको बदलना है। और उसमें से हमारे विभाग से मैंने आग्रह किया कि एक तो देश में एक सबसे बड़ी कमी है, हमारी कोई एविएशन पॉलिसी नहीं है। इतना बड़ा देश है, इतनी संभावनाएं हैं, विश्व का ध्यान है, एक एविएशन पॉलिसी बनाएं, कसौटी पर कसें, सारे स्टेक होल्डर्स को उसमें विश्वास में ले और नीति के आधार पर इसके एक्सपांशन की एक डिजाइन तैयार करें। मुझे खुशी है कि आजादी के बाद पहली बार देश में एविएशन पॉलिसी बनाने का सौभाग्य हमारी सरकार को मिला। और उस समय मैंने पहली मीटिंग में कहा था कि एविएशन को मैं किस रूप में देखता हूं। हमारे देश में गरीब व्यक्ति की एक पहचान है, वो हवाई चप्पल पहनता है। और मैंने उस मीटिंग में कहा था
कि मैं चाहता हूं कि हवाई जहाज में हवाई चप्पल वाले लोग दिखाई दे। और आज ये संभव हो रहा है। आज शिमला और दिल्ली को हवाई यात्रा से, नांदेड़ और हैदराबाद को, हैदराबाद और कडप्पा को, हमारे अशोक गजपति राजू जी इसके मिनिस्टर हैं, वो आंध्र से हैं, तो कडप्पा से जुड़ने का आनंद उनका विशेष है। हमारे नड्डा जी यहां है, वो हिमाचल के हैं, शिमला का जुड़ने का आनंद उनको विशेष है। और मैं दिल्ली से आया हूं तो मुझे और ज्यादा आनंद है। ये हवाई सफर कैसी बन रही है। आज हम टैक्सी में जाएं बाय रोड, 1 किलोमीटर का किराया करीब 8 से 10 रुपया होता है। दिल्ली शिमला की हवाई यात्रा ज्यादा से ज्यादा 1 घंटे में। अगर रोड पर मैं यात्रा करके आता हूं कम से कम 9 घंटे। अगर रोड मार्ग से आया, मैं किलोमीटर का हिसाब लगाऊं और 10 रुपया हिसाब लगाऊं मैं, और हवा पहाड़ में तो 10 रुपये से ज्यादा हो जाता है। ये सफर ऐसी है जो समय भी बचाएगी और इसका खर्च, टैक्सी में अगर किलोमीटर का 10 रुपया लगता है तो नई पॉलिसी के तहत हवाई यात्रा का किलोमीटर का खर्चा सिर्फ 6 या 7 रुपया लगेगा। नांदेड़ से आज हैदराबाद शुरू हो रहा है, लेकिन नांदेड़ से मुंबई सबसे पहले इसके बाद शुरू होने वाली व्यवस्था होने वाली है। और मैं एविएशन कंपनियों को एक टिप देना चाहता हूं, और ये जो मैं उनको एडवाइस दे रहा हूं, इसके लिए मेरी तरफ से कोई रॉयल्टी चार्ज नहीं करूंगा। मैं मुफ्त में उनको एडवाइस दे रहा हूं। अगर एविएशन कंपनियां व्यापारिक दृष्टि से सोचते हैं तो सोचें कि नांदेड़ साहब, अमृतसर साहब और पटना साहब अगर हवाई सर्कुलर रूट बनाएंगे, दुनिया भर के सिख यात्री इस हवाई यात्रा का सबसे ज्यादा लाभ उठाएंगे। बहुत कम लोगों को मालूम होगा कि जब द्वितीय विश्व युद्ध हुआ तो ज्यादातर ईस्टर्न पार्ट में बहुत सारी हवाई पट्टियां बनी। सीमावर्ती क्षेत्रों में भी बहुत सारी हवाई पट्टियां बनी, लेकिन कभी उसका अभी उपयोग नहीं हुआ है। कुछ तो ऐसी हवाई पट्टियां होगी जहां से लोग सामान उखाड़ करके भी ले गए होंगे। देश आजाद होने के बाद आज हम 70 साल आजादी के पूरे हो गए, लेकिन सिर्फ 70-75 ही एयरपोर्ट हैं जो कॉमर्शियल पर्पज के लिए काम आ रहे हैं। 70 साल में 70-75 एयरपोर्ट इस नई पॉलिसी के द्वारा 1 साल के भीतर 30 से ज्यादा नए एयरपोर्ट कॉमर्शियल एक्टिविटी के लिए जोड़ दिए जाएंगे। भारत के टायर 2 सिटीज ग्रोथ इंजन बन रहे हैं। विकास के अंदर ऊर्जा भरने की ताकत टायर 2, टायर 3 सिटी में आ रही है। अगर वहां पर एयर कनेक्टिविटी मिल जाती है तो पूंजी निवेशक, मैनेजमेंट एक्सपर्ट्स, एजुकेशन के लिए क्वालिटी मैन पावर,
इन सबको अगर सुविधा कनेक्टिविटी की मिलती है तो उस जगह पर यह भी विकास की संभावनाएं बढ़ जाती है। दुनिया में सबसे तेज गति से विकास हो रहा है टूरिज्म का, लेकिन टूरिज्म में डेस्टिनेशन पर पहुंचने के बाद यात्री कष्ट झेलने को तैयार होता है, उसको पसंद भी आता है, मेहनत करना पसंद आता है, पहाड़ चढ़ना पसंद आता है, पसीना बहाना पसंद आता है, लेकिन पहुंचने तक वो सबसे ज्यादा अच्छी सुविधा पसंद करता है। उसे अगर एयर कनेक्टिविटी मिलती है, अगर उसको इंटरनेट कनेक्टिविटी मिलती है, उसको अगर वाईफाई सुविधा मिलती है, तो वो उस डेस्टिनेशन को पहले पसंद करता है। वहां जाने के बाद वो कष्ट झेलने को तैयार है, रिस्क लेने को तैयार है, लेकिन जाने और आने की सुविधा वो पहली पसंद करता है। शिमला में ये व्यवस्था अब फिर से आरंभ हो रही है। बहुत सालों तक ये अटका पड़ा रहा। मुझे विश्वास है कि ये हिमाचल के टूरिज्म को बहुत बड़ा बल मिलेगा इससे। 2500 रुपया सबसे ज्यादा ऐसी टिकट की व्यवस्था, 2500 और 2500 से कम करना। नॉर्थ ईस्ट भारत का एक ऐसा भूभाग है, देखते ही बनता है। ये एक बार जो गया उसको बार बार जाने का मन कर जाए, ऐसा हमारा नॉर्थ ईस्ट है। प्रकृति का वहां ऐसा वास्तव में मिलता है जो शायद कहीं और मिल सकता है, लेकिन कनेक्टिविटी के अभाव से हिंदुस्तान का सामान्य नागरिक वहां जुड़ नहीं पाता है। ये देश के इंटीग्रेशन के लिए भी बहुत बड़ा काम इससे होने वाला है। इससे सिर्फ यात्रा की सुविधाएं नहीं, दो भूभाग, दो कल्चर, दो परंपराएं बड़ी सहजता से जुड़ जाती है। मुझे खुशी है कि देश में हवाई यात्रा की दृष्टि से सामान्य नागरिक को, और इसका जो उड़ान नाम है वो उड़े आम नागरिक, उसमें से उड़ान शब्द बना है। और जैसा मैंने कहा, हवाई यात्रा में हवाई चप्पल वाला नजर आना चाहिए, और सब उड़े सब जुड़े। देश के एक कोने से दूसरे कोने को जोड़ने का एक महाअभियान इससे हो रहा है। मेरे लिए खुशी की बात है कि आज यहां एक दूसरे कार्यक्रम का भी लॉन्चिंग हो रहा है, उसका शिलान्यास हो रहा है। ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट एरिया स्पेसिफिक जितना होता है, फोकस होता है, उतनी हमारे देश की क्षमता बढ़ती है। भारत के पास हाइड्रो पावर के लिए बहुत संभावनाएं हैं। अनुमानित कल्पना है कि करीब करीब 1.5 लाख से ज्यादा मेगावाट बिजली हम हाइड्रो से कर सकते हैं। उसके लिए ह्यूमन रिसोर्स चाहिए, मैन पावर चाहिए, और उसके लिए डेडिकेटेड इंस्टीट्यूशंस चाहिए। हिमाचल प्रदेश और पूरा हिमालयन बेल्ट, जम्मू कश्मीर से लेकर के पूरा, वहां पर हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट की बहुत संभावना है। अगर यहां के नौजवानों को हाइड्रो से संबंधित इंजीनियरिंग की शिक्षा मिलती है, स्पेशलाइज्ड सब्जेक्ट उनके तैयार होते हैं, मैं समझता हूं ये बहुत बड़ी सेवा होगी। और इसलिए वहां मैकेनिकल इंजीनियरिंग, बाकी सारे विषय भी होंगे, लेकिन स्पेशल फोकस हाइड्रो पावर से संबंधित होगा। उसके शिक्षा का एक बहुत बड़ा काम बिलासपुर में होने वाला है। उसके शिलान्यास का आज अवसर मुझे मिला है। मैं हिमाचल वासियों को और देश की युवा पीढ़ी को ये नजराना
देते हुए बड़ा गर्व अनुभव कर रहा हूं। और एक प्रकार से आज देश हिमाचल की धरती से एयर पावर का भी अनुभव कर रहा है और हाइड्रो पावर का भी अनुभव कर रहा है। वायु शक्ति और जल शक्ति राष्ट्र के विकास के अंदर बहुत बड़ी ताकत बनते हैं। और जो हम न्यू इंडिया का सपना देख रहे हैं, जिसमें जन धन का सामर्थ्य है, वन धन का सामर्थ्य है, जल धन का भी उतना ही सामर्थ्य है, उस सामर्थ्य को लेकर के हमें आगे बढ़ना है। मैं फिर एक बार भारत सरकार के इस विभाग को, एविएशन डिपार्टमेंट को, उनके सभी अधिकारियों को, उनके श्रीमान मंत्री श्री और उनके नेतृत्व को हृदय से बहुत बहुत बधाई देता हूं कि बहुत ही महत्वाकांक्षी ये योजना का आज आरंभ हो रहा है, जो बहुत ही कम समय में हिंदुस्तान के नए ग्रोथ सेंटर की हवाई उड़ान भरने की ताकत उससे मिलने वाली है। मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। राष्ट्रपति जी आज मुझे बता रहे थे कि पहले सोच थी कि आजादी की जरूरत नहीं, पहले सोच थी कि हम अंग्रेजों के साथ, अंग्रेजों के राज के साथ जी सकते हैं। मगर जब गांधी जी ने सच्चाई देखी